कर रहे हैं और विलियन चैप्टर में हमारा आज का अंतिम टॉपिक विगत वर्षों के प्रश्न जो भी हमारे प्रीवियस ईयर्स में 2012 से लेकर और 2020 तक प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। 2012 से 2020 तक के प्रश्न, अपना अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज स्टूडेंट्स। तो 2012 से लेकर 2020 तक के प्रश्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं। प्रतिलोम परासरण ये हमने कल भी डिस्कस किया था। प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं, इसका एक उपयोग लिखिए। अब देखो आप, वापिस मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा पात्र लेते हैं जिसमें दो बेलनाकार मुख हैं, जिसमें दो बेलनाकार मुख हैं और इसके बिल्कुल बीचों बीच एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगी है। बिल्कुल सेंटर में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी है। इसके एक ओर हमने शुद्ध विलायक भर दिया और एक और विलयन भरा हुआ है। विलयन मान ले, हम ये मान लें कि नमक प्लस जल भरा हुआ है, नमक प्लस जल। इस पे था पिस्टन P1 और इस पे था पिस्टन P2। अब व्युत्क्रम परासरण, पहले तो परासरण क्या था, परासरण ये था कि विलायक जो है शुद्ध विलायक से विलयन में जाता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, जिससे पिस्टन P1 थोड़ा नीचे आ गया था और P2 थोड़ा ऊपर हो गया था। P1 नीचे आ गया था और P2 ऊपर हो गया था। अब अपने दोनों पिस्टन को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर रखना चाहते थे, दोनों पिस्टन्स को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर रखना चाहते थे। तो हमने P2 पर दाब लगाया और वापस उसे मूल अवस्था में ले आए जहां वो था। P1 भी वहां पहुंच गया। ये बाह्य दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है, इसे हम कहते हैं परासरण दाब। लेकिन अगर हम बाह्य दाब परासरण दाब से भी ज़्यादा कर देते, बाह्य दाब परासरण दाब से ज़्यादा कर दें, तो शर्त है हमारी बाह्य दाब जो है वो परासरण दाब यानी पाई से बड़ा होना चाहिए। बाह्य दाब इज ग्रेटर देन पाई। तो क्या होगा, तो P2 जो है वो नीचे हो जाएगा, P2 नीचे हो जाएगा और P1 ऊपर हो जाएगा, यानी परासरण का उल्टा हो जाएगा। इसी को हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं। तो प्रतिलोम परासरण क्या है, यदि बाह्य दाब परासरण दाब से ज़्यादा कर दिया जाए, विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब से ज़्यादा कर दिया जाए, तो परासरण के विपरीत क्रिया शुरू हो जाती है। परासरण के विपरीत क्रिया शुरू हो जाती है। परासरण क्या था, विलायक जो है वो जा रहा था विलयन में, विलायक जा रहा था किसमें, विलयन में, इधर से इधर चल रहा था, विलायक विलयन की ओर जा रहा था, ये परासरण था। विलायक जो है इस तरफ चल रहा था विलयन की ओर। अब विलयन में क्या है, विलायक है प्लस विलेय है। जैसे अभी हमने कहा एक जल है और एक नमक है, तो विलयन में विलायक है और विलेय है, यानी मान लो विलायक हम मान रहे हैं जल और विलेय मान रहे हैं नमक। तो पहले तो क्या था, ये वाला विलायक यानी जल जो था वो जल और नमक में आ रहा था। लेकिन अगर हम बाह्य दाब परासरण दाब से ज़्यादा कर दें, तो जो ये वाला विलायक है जो विलयन में पड़ा है वो शुद्ध विलायक की ओर जाने लग जाएगा, यानी यहाँ इधर से इधर चलेगा काम, ऐसे शुद्ध विलायक की ओर जाने लग जाएगा। इस क्रिया का उपयोग हम समुद्री जल के विलवणीकरण में करते हैं। अब होगा क्या, देखो वी क्या मतलब है इसका, जल प्लस नमक दोनों मिक्स थे, अब पानी चला जाएगा इधर, तो पानी और नमक अलग हो जाएंगे। पानी शुद्ध विलायक में चला जाएगा तो पानी और नमक जो है वो अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसका एक उपयोग जो है वो समुद्री जल के विलवणीकरण में किया जाता है। उपयोग इसका समुद्री जल के विलवणीकरण में होता है। अगला क्वेश्चन देखें,
10% W/W। W/W का मतलब ऊपर भी ग्राम है और नीचे भी ग्राम है। परसेंट को मैं हटाऊं तो बट्टे में 100 लग जाएगा, तो ऊपर भी ग्राम है और नीचे भी ग्राम है। ऊपर तो है विलेय के ग्राम और विलेय दिया H2SO4, तो H2SO4 के ग्राम हो गए 10 ग्राम, और नीचे है विलयन के ग्राम, नीचे विलयन के ग्राम है, विलयन के ग्राम। अब आप देखो, आपको मोललता ज्ञात करनी है, तो मोललता का फार्मूला था मोल पर केजी, और केजी किसके होते हैं? विलायक के। केजी होते हैं विलायक के, क्लियर, केजी विलायक के होते हैं। अब आप देखो तो 10% परसेंट को हटा दें तो 10/100, 10 ग्राम विलेय है, 100 ग्राम विलयन है, इसका मतलब विलायक जो है वो 90 ग्राम है, विलायक 90 ग्राम है। किलोग्राम बना लोगे 90 ग्राम के, कैसे? 90/1000 से। और मोल बनाने हैं, मोल बराबर क्या होता है? ग्राम बट्टे अणुभार, मोल बराबर ग्राम बट्टे अणुभार। तो मोल जो होता है वो ग्राम बट्टे अणुभार होता है, मोल ग्राम बट्टे अणुभार होता है। अब ग्राम कितने हैं? 10 ग्राम है, 10। और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुभार है वो होता है 98, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार 98। तो मोल कितने बन जाएंगे? ग्राम बट्टे अणुभार यानी 10/98। मोल तो आ गए 10/98। अब बट्टे में लगाने हैं विलायक के किलोग्राम। किलोग्राम क्या होंगे विलायक के? ग्राम है 90/1000, तो 1000 चला जाएगा ऊपर, 90 आ जाएगा यहाँ, तो ये बन जाएगा क्या? 10 × 1000/98 × 90। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कुल मिला के इस क्वेश्चन में घनत्व का कोई उपयोग नहीं है, घनत्व सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए दिया गया है, घनत्व का किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं है। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, 1/2 गुणांक के बढ़ते क्रम में लगाइए। अब आप देखो, चाहे आपको 1/2 गुणांक कह दे, वैसे तो इस बार कहेगा नहीं क्योंकि 1/2 गुणांक 2021 के एग्जाम में आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, पहली बात तो कहेगा नहीं। तो अगर कहता है तो वही क्रम रखना है जो हम क्वथनांक, उन्नयन, हिमांक, अवनमन, प्रासन, दाब, इनका क्रम रख रहे हैं। 1/2 गुणांक भी कणों की संख्या पर ही डिपेंड करता है। तो Ca 1 है, Cl 2 है, CaCl2 पहला दिया CaCl2, तो Ca 1 है, Cl 2 है, तो टोटल हो गए 3। फिर दिया है KCl, K1 Cl भी 1, तो ये हो गए 2, ये हो गए 2। फिर Al 2 है, SO4 3 है, तो ये हो गए 5। Al 2 है, SO4 3 है, तो ये हो गए 5। और ये जो शर्करा और यूरिया वगैरह दिए होते हैं ये एक का एक ही रहता है। अब आप देख लो, बढ़ते क्रम में लगाना है, तो जिसके कण कम है उसका मान भी कम होगा। तो सबसे कम कण इसके, सबसे कम वैल्यू इसकी, उससे ज़्यादा कण इसके, तो उससे ज़्यादा वैल्यू इसकी, उससे ज़्यादा कण इसके, तो उससे ज़्यादा वैल्यू इसकी, तो सबसे ज़्यादा कण इसके, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी। तो अब जब क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा ये, 1 नंबर पे ये आ जाएगा, 2 नंबर पे KCl वाला आ जाएगा, 3 नंबर पे CaCl2 वाला आ जाएगा, 4 नंबर पे Al2SO4 की थ्राइस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 5 ग्राम NaOH को, NaOH वाला क्वेश्चन अक्सर आता है पेपर के अंदर, और मैंने भी आपको 2-3 क्वेश्चन NaOH के करवाए हैं। 5 ग्राम NaOH को 500 मिली जल में घोला गया, 500 ml जल में घोला गया, विलयन की मोलरता क्या होगी? मोलरता क्या होती है? मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। 5 ग्राम दिए और मोल कैसे बनाते हैं? ग्राम बटे अणुभार, तो 5/40, NaOH का अणुभार होता है 40, तो मोल बन गए हमारे पास 1/8। मोल कितने बन गए? 1/8, तो मोल बन गए 1/8। अब बटे में चाहिए लीटर, तो ml दिए 500 ml दिए, तो लीटर कितने हो जाएंगे? 1/2। 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो ये आ जाएगा 2/8, 2/8 यानी 1/4। 1/4 का मतलब 0.25 m, ये सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास, 0.25 m।
अगला क्वेश्चन देखो, एक प्रोटीन के 0.2 लीटर विलयन, ये शायद क्वेश्चन पीछे मैं करवा चुका हूं, फिर भी हम देख लेते हैं। 0.2 लीटर विलयन, तो आयतन दे दिया गया, प्रोटीन का द्रव्यमान दे दिया गया 1.26, टेम्परेचर दे दिया गया 300 केल्विन, और प्राशन दाब दे दिया गया 2.57 × 10⁻³ प्रोटीन का अणुभार मोलर द्रव्यमान आपने निकालना है, तो प्राशन दाब क्या होता है, पाई वी बराबर NRT, आदर्श गैस समीकरण से लिखा था हमने। n मोल है, मोल बराबर ग्राम बटे अनुभार, तो क्या बनेगा, पाई वी बराबर ग्राम बटे अणुभार इंटू RT। अब आप देखो, आपको पाई का मान दिया है प्राशन दाब, V दिया है 0.2 लीटर, W दिया है 1.26 ग्राम, R दिया है 0.03 ग्राम, 0.083 ग्राम, और T दिया है 300 केल्विन। ये लो, आपको M सोल्व करना है, तो सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, M आपने निकालना है। हो जाएगा, पाई दिया हुआ है, V दिया हुआ है, W दिया हुआ है, R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, M सोल्व करना है, तो M इधर ले जाएंगे, पाई V बटे में आ जाएगा और क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जल का वाष्प दाब क्या होगा यदि उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी जाए, तो चीनी जो है वो ठोस है और जल जो है वो द्रव है, तो ये विलयन बन गया ठोस द्रव विलयन। ठोस द्रव विलयन, और ठोस द्रव विलयन में वाष्प दाब का क्या होता है, वाष्प दाब में अवनमन हो जाता है, वाष्प दाब में अवनमन हो जाता है, यानी ये आएगा वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन, यानी वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। तो यही आपका प्रश्न है, जल का वाष्प दाब क्या होगा यदि उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी जाए, तो जल के वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, वरद अणुओं का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कौन सा अणु संख्या गुणधर्म उपयुक्त है, तो प्रासरण दाब। प्रासरण दाब मैंने आपको बताया था, प्रासरण दाब जो है वो सर्वोत्तम अणु संख्या गुणधर्म है। क्यों, क्योंकि ये मोलरता पर डिपेंड करता है, ये मोलरता पर डिपेंड करता है, और बाकी सारे मोलरता पर डिपेंड करते हैं, तो मोलरता को ही हम सर्वोत्तम मानते हैं, इसलिए प्राशन दाब जो है वो सबसे बढ़िया अणु संख्या गुणधर्म माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्या क्वथनांक उन्नयन समान होगा यदि 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड या 0.1 मोल चीनी को 1 लीटर जल में विलय किया जाए। क्वेश्चन है, क्या क्वथनांक उन्नयन समान होगा यदि 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड या 0.1 मोल चीनी को 1 लीटर जल में विलय किया जाए। तो 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl, तो NaCl तो टूट जाएगा Na+ और Cl- में, तो इससे तो 2 कण बन गए, और चीनी रहनी है, एक ही बनना है, तो इससे कितने बन गए 2, और इससे कितने रहेंगे 1, और क्वथनांक उन्नयन जो है वो एक अणु संख्या गुणधर्म है, क्वथनांक उन्नयन एक अणु संख्या गुणधर्म है, अतः क्वथनांक उन्नयन जो है वो समान नहीं होगा। NaCl के केस में क्वथनांक ज्यादा बढ़ेगा, NaCl के केस में क्वथनांक ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि NaCl में कणों की संख्या बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्या हम स्थिर क्वाथी यौगिकों के मिश्रण को प्रभाज्य आसवन द्वारा पृथक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। स्थिर क्वाथी मिश्रण जो है वो पृथक होता ही नहीं है। स्थिर क्वाथी, क्योंकि कोई भी जो विधि लगती है ना, प्रभाज्य आसवन है या भापीय आसवन है, इनमें क्वथनांक में अंतर होता है, क्वथनांक में अंतर होता है। जैसे मान लो घटक A जो है वो 82 डिग्री पर उबल रहा है, घटक B 80 डिग्री पर उबले तो प्रभाज्य आसवन लग जाएगा। अब स्थिर क्वाथी में क्या, दोनों सेम क्वथनांक पर उबलेंगे, 80-80 पर, 70-70 पर, 60-60 पर, तो उन्हें हम अलग नहीं कर सकते। तो
तो हम स्थिर क्वार्थिक यौगिकों के मिश्रण को प्रभाज्य आसवन द्वारा पृथक नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन कहते हैं विलयन की मोललता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो मोललता होती है मोल पर केजी, और मोल किसके होते हैं? विलेय के। तो लिखेंगे विलेय के मोल, मोललता बराबर विलेय के मोल बटे विलायक के किलोग्राम। मोललता बराबर विलेय के मोल बटे विलायक के किलोग्राम। अगला क्वेश्चन कहते हैं 400 केल्विन तापक्रम पर किसी विलयन का परासन दाब दिया हुआ आपको, तो विलयन की सांद्रता मोल पर लीटर में ज्ञात कीजिए। तो मोल पर लीटर में ज्ञात करनी है सांद्रता, तो पाई वी बराबर एन आर टी, वी बटे में गया था तो पाई बराबर एन बटे वी आर टी, और एन बटे वी को ही हम मोलता कहते हैं, मोल प्रति लीटर। तो पाई बराबर क्या बनेगा? एम आर टी। मोलरता आपने ज्ञात करनी है, तो पाई का मान 0.082, आर का मान भी 0.082, तो ये तो कट जाएगा। टी का मान आपको दिया 400 केल्विन, तो टी की जगह 400 केल्विन आ जाएगा, यानी ये बन गया 1 बराबर, क्योंकि 082 कट गया तो 1 रहेगा वहाँ, 1 बराबर m इंटू 400, तो m बराबर 1/400, 1/400 का मतलब 1/4 यानी 0.25 बट्टे 100। पहले 1/4 को सोल्व कर लिया मैंने, 1/4 को 0.25 कहते हैं, बटे में 100 है, 100 यानी 2 का भाग दोगे 0.0025 कैपिटल है, 25 कैपिटल है। अगला क्वेश्चन मोलश ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो मोलश घटक के मोल बटे विलयन के मोल, या घटक के मोल बटे कुल मोल। अगला क्वेश्चन जो रेड कलर से है वो आपके सिलेबस में नहीं है 2021 की परीक्षा के लिए, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, बाकी वांट ऑफ गुणांक का क्वेश्चन है ये। फिर कहते हैं कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रख दिया, तो सांद्र विलयन में रख देंगे तो ये सिकुड़ेगा, सांद्र विलयन में रखेंगे तो परासरण का नहीं सिकुड़ जाएगा, तनु विलयन में रखेंगे तो ये परासरण का फूल जाएगा, जैसे अंगूरों वाला था, अंगूरों वाला केस सेम था। अंगूरों में भी क्या हुआ था, अंगूरों को सांद्र विलयन में रख देते हैं तो अंगूर सिकुड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन रुधिर में ऑक्सीजन की कमी से पर्वतारोही कमजोर हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? मैंने कल भी आपको बताया था, एनोक्सिया, उनके शरीर में रुधिर में ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस स्थिति को हम एनोक्सिया कहते हैं। यही प्रश्न दिया हुआ है उसने पहला कि इस स्थिति को या इस विशिष्ट दशा को क्या कहते हैं, नाम लिखिए। तो इस विशिष्ट दशा को एनोक्सिया यूं भी लिख सकते हो, अनोक्सिया भी लिख सकते हो, एनोक्सिया भी लिख सकते हो। इस विशिष्ट दशा को एनोक्सिया कहते हैं। इस स्थिति का कारण स्पष्ट कीजिए, क्योंकि ऊंचाई पर गैस का दाब कम है इसलिए गैस की विलेयता भी कम होगी, क्योंकि हेनरी का नियम लगेगा m समानुपाती p, और हेनरी का नियम कहता है किसी गैस की विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है, तो कारण हेनरी का नियम है। अगला क्वेश्चन 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल 100 ग्राम जल में घुला है। 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल 100 ग्राम जल में घुला है, तो विलयन की मोललता क्या होगी? तो मोललता होती है मोल पर केजी, मोल बनाओगे तो ग्राम बटे अनुभार, और क्योंकि आपको एथेनोइक अम्ल दिया है तो इसका अनुभार होता है 60, तो ग्राम बटे अनुभार यानी 30/60 यानी 0.5, मोल बन गए कितने? 0.5, और विलायक के चाहिए आपको किलोग्राम, मोल बन गए 0.5, 30/60, विलायक के चाहिए किलोग्राम। अब दिए 100 ग्राम, तो किलोग्राम बना लोगे 100/1000 से 1000 चला जाएगा ऊपर, 2 0 कैंसिल, 0.5 × 10 तो ये आ जाएगा 5, स्मॉल m बना दोगे 5m। अगला क्वेश्चन
सामान्यतः ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता घटती है, क्यों? ताप बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता घटेगी। तो अपने जागरूक आंदर कहते हैं चिल्ड कोल्ड ड्रिंक दे दे, क्यों? क्योंकि हम ताप घटाना चाहते हैं ताकि गैस ज्यादा घुले। तो अपने जाकर उसको कहते हैं कि चिल्ड कोल्ड ड्रिंक देना, क्योंकि हम गैस को ज्यादा घोलना चाहते हैं तो हमें ताप घटाना पड़ेगा। और अगर ताप बढ़ा देंगे तो विलेयता जो है वो घट जाएगी। कारण उसका क्या है? क्योंकि गैस का द्रव में घुलना एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। गैस का द्रव में घुलना एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। तो ताप जितना ज्यादा रखोगे विलेयता उतनी ही कम होगी। अगला क्वेश्चन, 5% W/V 200 ml विलेय बनाने के लिए, तो आपको करवाया था मैंने, ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नंबर का आपके आता है। 5% W/V NaCl विलयन बनाने के 200 ml बनाने हेतु NaCl के 200 ml बनाने हेतु NaCl के कितनी द्रव्यमान की आवश्यकता होगी या कितने ग्राम की आवश्यकता होगी? कैसे करेंगे? 5% का मतलब 5/100, W/V दिया तो ये ग्राम और ये ml, तो 5 ग्राम घोलना पड़ता है NaCl 100 ml बनाने के लिए। तो 100 ml में घुला है 5 ग्राम, तो 200 ml में घुलेगा 10 ग्राम। तो इस प्रकार हमारे पास आंसर जो आएगा 10 ग्राम। फिर कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, उसकी परिभाषा लिखनी है। स्थिर मतलब जो चेंज नहीं होता, निश्चित संगठन यानी संगठन बदलेगा नहीं उसका। और क्वाथी मतलब कि क्वथनांक पर वो वाष्पित होने लग जाएगा। तो ऐसा मिश्रण जो संगठन में परिवर्तन हुए बिना, ऐसा मिश्रण जो संगठन में परिवर्तन हुए बिना, क्योंकि स्थिर क्वाथी कह रहा है ना, अगला कह रहा है क्या? स्थिर क्वाथी। स्थिर क्वाथी का मतलब है कि ऐसा मिश्रण जो संगठन में परिवर्तन हुए बिना, स्थिर क्वाथी, स्थिर मैंने स्थिर है, क्वाथी मैंने क्वथनांक, तो ऐसा मिश्रण या ऐसा हम कहते हैं विलयन जो संगठन में परिवर्तन हुए बिना वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। और 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। रेड कलर वाला करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। नेक्स्ट, परासरण की परिभाषा लिखिए। तो परासरण वह घटना है जिसके कारण विलायक जो है वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। तो परासरण वह घटना है जिसके कारण विलायक अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। और एक शब्द जरूर लिखेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर। तो परासरण वह घटना है जिसके कारण विलायक का प्रवाह अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर होता है। लास्ट 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के 0.01 ml 0.01 m यानी मोल प्रति लीटर। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया के 0.01 m विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो 0.01 m का परासरण दाब हमें निकालना है। तो क्या सूत्र बनेगा? पाई बराबर N/V/RT। जो पाई भी बराबर nRT होता है, N/V को मोलरता कहते हैं। तो ये बन गया पाई बराबर mRT। और मोलरता आपको दी हुई है कितनी? 0.01। तो मोलरता दे दी 0.01। परासरण दाब आपको दिया हुआ है, फिक्स होता है ये 0.082। विलयन चैप्टर में फिक्स है, लीटर वायुमंडल में रखना होता है 0.082। ना भी दिया हो तो, या नहीं दिया होता तो 0.082 या 0.083 दिया होता है, या नहीं दिया हुआ तो 0.082 रखेंगे। क्लियर? और टी होता है परमताप। परमताप बोले तो ताप केल्विन में, टी होता है परमताप यानी ताप केल्विन में। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके केल्विन बनाओगे तो 300 केल्विन बनेंगे। तो यहाँ इंटू 300। अब आप पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 1000। अब काट लो, 2 0 से 2 0 कट गई। तो ये आ गया हमारे पास 82 इंटू 3 करेंगे तो 246/1000 यानी 0.246 बार। ये 2020 तक के आपके
प्रश्न हो गए विलेन चैप्टर के। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो इवनिंग की क्लास में करेंगे। इससे पहले अगर आपको कोई दिक्कत तो आप क्वेश्चन करके देख लेना, क्योंकि विलेन चैप्टर इस बार कम से कम 5 या 6 नंबर का आना है आपका। 5 या 6 नंबर का प्रश्न विलेन चैप्टर से पूछा जाएगा। तो आप ये मान के चलें विलेन और विद्युत रसायन और ठोस अवस्था और रासायनिक बलगतिकी ये ऐसे चैप्टर हैं जो कम से कम 15 से 20 नंबर के आने हमारे इस साल। तो बहुत 56 में से 15 से 20 नंबर बहुत हो गए। इसलिए जितने प्रश्न आपको करवाए हैं उन पे आप फोकस रखिएगा। अगर मैं प्रश्न साइन जोड़ दूं तो 20 से 25 नंबर का पेपर आपका पढ़ने वाला है। तो ये मैंने जो टॉपिक करवाए हैं ना आपको, आप देखो 5 चैप्टर हो चुके हैं, सॉरी 4 चैप्टर हो गए शायद। ठोस अवस्था 1, रासायनिक बलगतिकी 2, पृष्ठ रसायन 3 और विलेन 4। 5वां हम आज शुरू कर देंगे विद्युत रसायन। 5 चैप्टर बड़े बड़े, टोटल 12 चैप्टर हैं आपके इस साल सिलेबस में देखा जाए तो 12 चैप्टर के नियर अबाउट आपका सिलेबस है। क्योंकि कुछ आधा कट गया तो वो आप मान लें एक कट गया, तो 12 चैप्टर के नियर अबाउट अपने काम मानने। तो 5 चैप्टर हमारे जो हैं वो आज शुरू कर देंगे हम 5वां चैप्टर। और आपके 7-8 चैप्टर मैं लगभग पूरे करवा दूंगा 7 चैप्टर। और अगर आगे भी टाइम बचता है हमारे पास, क्योंकि समय कम है हमारे पास, 20 दिन है और चैप्टर हमारे पास ज़्यादा पड़े हैं, तो 2 या 3 चैप्टर और मैं बड़े बड़े चैप्टर उठा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर उठा रहा हूँ, वो पहले करवा रहा हूँ मैं। जो इजी चैप्टर हैं वो नहीं करवा रहा हूँ। आप लोग डी ब्लॉक देखेंगे, डी ब्लॉक 2 दिन का काम है आपका। तो उसमें हम लोग अब समीकरणों वाला मैं एक वीडियो आपको भेजने वाला हूँ। विद्युत रसायन के बीच बीच में मैं आपको बेसिक समीकरणें भेजूंगा, वो आपने तैयार करनी है। और अभी प्रश्न देखने अपने विलेन के, क्योंकि विलेन, ठोस अवस्था, पृष्ठ रसायन, रासायनिक बलगतिकी, इनसे 15 से 20 नंबर का पेपर आपको मिलने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने किए हैं। तो आप लोग उनके क्वेश्चन देखिए, आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे कंसल्ट करें।